जय श्री राधे फ्रेंड्स। अगस्त लॉकेट लेने चला गया जो कि वहीं पर रखा हुआ था जहां उसने रखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लॉकेट कितना अहम है। कुछ ही देर में वो लॉकेट सबके सामने टेबल पर पड़ा था और उसके आसपास चारों खड़े उसे देख रहे थे। अगस्त, कबीर, गौतम और पीयूष सब उस लॉकेट की तरफ देखते हैं। कबीर उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाकर उसे गौर से देखता है। यह लॉकेट एक अजीब तरह का लॉकेट था, पर देखकर लग रहा था कि यही वो चाबी थी। उसके पीछे तुषार, राघवेंद्र, भूपेंद्र इतनी बुरी तरह से पड़े हुए थे। कबीर चाबी को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लेता, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाते। अगस्त उन सबसे बोला, पीयूष को इतना टॉर्चर किया गया इस चाबी के लिए और वह लोग अपनी जी जान लगा रहे हैं उस बॉक्स को हासिल करने के लिए, पर मुझे थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। उस बॉक्स में ऐसी क्या चीज है कि वह लोग इस हद तक कमीनपंती पर उतर आए हैं। गौतम ने जवाब दिया, उस बॉक्स में एक बहुत खतरनाक चीज है। अगस्त थोड़ा कंफ्यूज था। पीयूष ने क्लियर करते हुए कहा, उस बॉक्स में एक बहुत खतरनाक वायरस है। अगर उस वायरस को बाहर निकाला तो वह हवा में घुलकर बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है और एक बार वह वायरस लोगों तक पहुंच गया तो फिर लोग ब्रेन डेड हो जाएंगे। यानी कि तुम कह सकते हो कि लोग जॉम्बीज में बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान के शरीर में उस वायरस को झेलने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। इसे दुश्मन देशों की सरकार हासिल करना चाहती है। मतलब इसे एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वायरस हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। किसी के हाथ आ गया तो धरती पर जीवन खत्म हो जाएगा, इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इस वायरस के बदले में राघवेंद्र, भूपेंद्र और तुषार को इतनी बड़ी कीमत मिल रही है जिसे तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगस्त से चौंक जाता है। इसका मतलब यह वायरस पूरी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा खतरा है। गौतम ने जवाब दिया, बिल्कुल, यह इंसानों के वजूद पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। इस वायरस का बाहर निकलना सेफ नहीं है, इसे खत्म करना होगा। अगर ये बाहर निकलेगा तो सब बर्बाद कर देगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा। कबीर ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा, डोंट वरी, इस वायरस में किसी भी कीमत पर इस दुनिया में एंट्री नहीं करने दूंगा। यह वायरस जब बनाया गया था तो एक अच्छे इरादे से बनाया गया था, लेकिन कुछ केमिकल प्रॉब्लम होने की वजह से यह वायरस खतरनाक रूप ले चुका है। आप इस वायरस के पीछे लोग पड़े हुए हैं जो खुद भगवान बनकर इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। यह जंग सिर्फ हमारी ही नहीं, अपने वजूद को बचाए रखने के लिए भगवान की भी है, इसलिए उन्हें हमारा साथ देना होगा। कुछ देर वहां पर बैठने के बाद कबीर और गौतम वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वहां पे पीयूष और अगस्त अकेले बैठे हुए थे। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी। अगस्त खड़ा होते हुए बोला, मैं समायरा को देखकर आता हूँ। वह जाने लगता है कि तभी पीयूष की आवाज सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। रुको, आई थिंक हमें कुछ बात करने की जरूरत है। अगस्त समझ गया था कि पीयूष किस बारे में बात करने की बात कर रहा है। पीयूष खड़ा होकर अगस्त की तरफ देखता है। अगस्त पलटकर उसे देखता है और पीयूष से कहता है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? अगस्त एकदम से खामोश खड़ा था। सच पूछो तो उसे समझ में नहीं आया कि वह आखिर पीयूष को क्या बोले। उसने पीयूष को एक गुनहगार माना और आज हालात ऐसे हैं कि वह खुद उसका गुनहगार हो गया है और उसे कन्फेस तो करना ही होगा। वह बच नहीं सकता। पीयूष अगस्त से बोला, हमने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिस किए थे, क्या तुम्हें याद है? अगस्त एक मुजरिम की तरह सर झुकाकर हाँ में सर हिला देता है। पीयूष बहुत ठंडे आवाज में बोला, कौन से प्रॉमिस थे? दोहराओ जरा, देखना चाहता हूँ वाकई में तुम्हें याद है या नहीं। अगस्त का दिल एकदम से बहुत भारी हो जाता है, सीने में दर्द महसूस होता है। हम दोनों में से अगर एक को भी कुछ हो गया तो दूसरा परिवार का ख्याल रखेगा, शुभी और समायरा को प्रोटेक्ट करेगा। एक एक शब्द बड़ी मुश्किल से अगस्त के मुंह से निकल रहे थे। वही तो था जिसने प्रॉमिस तोड़ा था। पीयूष ने तो कुछ किया ही नहीं था और यह सब कुछ झेलना पड़ा उसको, जिसका दूर दूर तक इन सबसे कोई लेना देना नहीं था, शुभी को। अगस्त खुद को इतना बड़ा मुजरिम मान रहा था कि पीयूष उसे मार भी दे तो वह अपने बचाव में अपनी नजरें तक ऊपर नहीं उठाएगा। वह यही डिजर्व करता है। जब उसकी बहन पर बात आई तो वो इतना बौखला गया और पीयूष की बहन के साथ उसने जो किया वह क्यों नहीं बौखलाएगा, वह क्यों नहीं उसे सजा देगा। अगस्त पीयूष से बोला, मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। मेरे सॉरी बोलने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों में। मैंने गुनाह किया है, मैं ये चीज एक्सेप्ट भी करता हूँ और इसके बदले में तुम लोग जो भी मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पीयूष कुछ कदम चलकर अगस्त के पास आता है। सच में अगस्त, माना कि सब कुछ गलत फहमी से शुरू हुआ, माना कि तुमने जो किया वह गुस्से में किया, लेकिन तुमने हद से ज्यादा गलत किया, हद से ज्यादा। और मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला? तुम्हें सजा वह देगी जिसके साथ तुमने यह किया है। ऐसी उम्मीद
मुझे तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने पूरा बचपन पूरी जवानी को एक साथ बिताया। इतनी जल्दी तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? इतनी जल्दी तुम्हारा भरोसा मुझ पर से कैसे उठ सकता है? मैं इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी। अगस्त शर्मिंदगी के कारण अपना सर झुकाए रखता है और नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। पीयूष सही बोल रहा था। कितना कमजोर विश्वास था उसका, जो इतनी जल्दी ही डगमगा गया। थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए था उसे। क्यों नहीं किया? क्यों अपनी बहन की हालत को देखकर वह इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई? थोड़ा तो दिमाग से काम लिया होता, शायद चीज बदल सकती थी। वह इतना गलत नहीं करता शुभी के साथ। बेचारी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उसकी वजह से। अगस्त ने कहा, आई एम सॉरी। तुम पर भरोसा न करने के लिए समायरा को इतनी बुरी हालत में देखकर मैं आगे सोच ही नहीं पाया। मैं नहीं मानना चाहता था कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, लेकिन कुछ सबूत ऐसे थे जिन्होंने मेरे दिमाग की थोड़ी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। तुम्हारे मोबाइल फोन में समायरा के एमएमएस कॉल पर तुम्हारी आवाज में यह सब कुछ। इस पर पीयूष अपनी आंखें बंद करके अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए बोला, वह एमएमएस तुषार ने जानबूझकर मेरे फोन में डाले थे तुम्हें दिखाने के लिए। आवाज बदलकर वह बात करता था, मैं नहीं। खैर, अब मैं क्या ही बोलूं तुम्हें। वाकई में उसने चीजों को इतने अच्छे तरीके से सेट किया था कि तुम तो क्या, किसी भी इंसान को पागल बनाने के लिए वह चीज काफी थी। हाँ, शायद मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या पता भरोसा डगमगा जाता मेरा भी। पर मैं समायरा के साथ वह नहीं करता जो तुमने मेरी बहन शुभी के साथ किया। दिस इज रेडिकुलस और मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें इसके लिए, कभी भी नहीं। हाउ कुड यू हर्ट माई प्रिंसेस, हाउ। पीयूष गुस्से में अगस्त के कॉलर पकड़ लेता है। अगस्त कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगर इस वक्त पीयूष उसे मार मार के अधमरा भी कर दे तो वो यही डिजर्व करता है। उसे कोई हक नहीं कि पीयूष को रोकने का, कोई भी हक नहीं उसे। वह लोग वहां पर खड़े हुए थे कि पीयूष की नजर थोड़ी दूर पर खड़ी शुभी पर पड़ती है। हाथ में ट्रे, उसमें कॉफी लेकर वहां पर खड़ी हुई थी। उन दोनों की बातें सुनकर शुभी की आंखें भर आती हैं और आंसू टपकने लगते हैं। उसका दर्द पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। अगस्त के कॉलर छोड़कर उसे हल्का सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में पीछे धकेलता है। अगस्त चुपचाप सर झुकाकर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसके सीने में दर्द था और आंखों में गिल्ट, अफसोस, पश्चाताप। पीयूष शुभी के पास आता है और उसके बाद उसे वहां से ले जाता है। नम्रता अपने कमरे में से नीचे हॉल में आती है। वह देखती है कि गौतम वहां पर कुछ काम कर रहा है, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वह काफी सीरियस लग रहा था, जैसे कि वह किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बात कर रहा हो, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। ऊपर से हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। नम्रता चलकर गौतम के पास जाती है। हेलो गौतम। गौतम जब नम्रता को देखता है तो एकदम से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। मुझे कुछ काम है, यह बोलकर गौतम तुरंत वहां से चला जाता है। नम्रता का मुंह यह देखकर उतर जाता है। पिछली बार जब दोनों घूमने गए थे तो दोनों के बीच जब किस हुआ था, उस दिन के बाद से लेकर गौतम नम्रता को बहुत इग्नोर कर रहा था, उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। और वह जब भी बात करने के लिए उसके पास आती, वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लेता था, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। और यह चीज नम्रता को बहुत ज्यादा परेशान और उदास कर रही थी। गौतम उसे इग्नोर कर रहा था और यह चीज उसे हर्ट कर रही थी। गौतम के इस तरह से चले जाने के बाद नम्रता का मुंह लटक जाता है, आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर में वह बाहर पार्क में बेंच पर अकेली बैठी हुई थी, गुमसुम उदास। अयाना बॉडी की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए बाहर आती है और खुली हवा में जोर से सांस लेती है। आह, पसीना बहाने के बाद बॉडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। पता नहीं उस डेविल ने मुझे पनिशमेंट देने के लिए यही रास्ता क्यों चुना। मुझे खामखा वर्कआउट थमा दिया। उसे क्या लगता है बेवकूफ कहीं का, मुझे बिजी कर देगा, जबकि वह मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब तो मुझ में पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई है। ऐसा फील होता है कि 2-4 लोगों के मुंह तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगी। ऐना कराटो के 2-4 स्टंट करके अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हुई बोली, क्या बात है, थोड़ी सी और ताकत आ जाए मेरे हाथों से तो मैं सबसे पहले उसी की बत्तीसी तोड़ूंगी, मजा आएगा। कैसा लगेगा वह बिना दांतों के, ये सोचकर ही ऐना हंस देती है। तभी अचानक उसकी नजर दूर बेंच पर बैठी हुई नम्रता पर पड़ती है। नम्रता, यहाँ क्या कर रही हो और अकेली क्यों बैठी हो? भागकर नम्रता के पास आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? नम्रता को देखकर अचानक अयाना चौंक कर बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? खेलते खेलते अलीशा भी वहां पर पहुंच जाती है। अयाना दीदी, नम्रता दीदी, चलो ना फुटबॉल खेलते हैं। अयाना दीदी
चलो खेलते हैं ना नम्रता दीदी। उसके हाथ में फुटबॉल थी। नम्रता को रोता हुआ देखकर अयाना हैरान थी। अलीशा भी उसके पास चलकर आती है और वह भी देखती है कि नम्रता रो रही है। क्या हुआ नम्रता दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अलीशा ने बहुत मासूमियत से यह सवाल पूछा। नम्रता ने ना में सर हिलाकर आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, वह बस आंख में कुछ चला गया था, इसलिए। नम्रता बहाना बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकार कोशिश थी। उसकी शक्ल से मैच नहीं हो रही थी क्योंकि वह वाकई में दुखी लग रही थी। नम्रता के कंधों पर हाथ रखकर अयाना ने बोला, तुम मुझे अपनी दी बोलती हो ना, तो अपनी दीदी को बात नहीं बताओगी? चुपचाप बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, रो क्यों रही हो तुम? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? उस डेविल ने तुमसे कुछ कहा? बताओ मुझे। अगर उसने तुमसे कुछ कहा होगा ना, तो इधर चिन के नीचे इतना जबरदस्त मुक्का मारूंगी ना उसे कि उसके सारे दांत हवा में उछल जाएंगे। अयाना पंच करने का स्टाइल करके दिखाती है, जिसे देखकर नम्रता की हल्की सी सही हंसी छूट जाती है, पर वह फिर से उदास हो जाती है। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर अयाना ने कहा, तो फिर किसने किया? बताओ ना, बताओ किसने किया? किसने कुछ कहा तुमसे? नम्रता अयाना की तरफ देखते हुए बोली, गौतम, उसकी वजह से मैं रो रही हूँ। यह बोलकर नम्रता बच्चों जैसा मुंह बनाकर थोड़ा रोने लगती है। अलीशा और अयाना हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती है। अयाना नम्रता से बोली, गौतम ने तुम्हें रुलाया? इम्पॉसिबल, वह तुम्हें कैसे रुला सकता है? अयाना की बात का जवाब देते हुए नम्रता ने कहा, आपको याद है हम घूमने गए थे कुछ दिन पहले? यह याद करके अयाना हाँ में अपना सर हिला देती। उसके बाद नम्रता ने उन दोनों को सारी कहानी बताई। सारी कहानी सुनने के बाद अयाना और अलीशा के हाथ उनके मुंह पर आ गए। उनका मुंह खुला हुआ था। अलीशा शॉक होकर बोली, आप दोनों ने किस किया? नम्रता बेचारा सा मुंह बनाकर हाँ में अपना सर हिला देती है। तो अयाना ने कहा, फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? यह तो बहुत अच्छी बात है। ओ माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि गौतम बड़ा छुपा रुस्तम निकला। उसने तुम्हें किस किया? क्या बात है? मुझे तो लगा कि वह तो बड़ा ब्रह्मचारी टाइप आदमी है। अयाना की बात सुनकर नम्रता ने कहा, उसके बाद वह मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है। वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। जब भी मैं उसके पास बात करने के लिए जाती हूँ, कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मेरा किस करना, इसलिए वह मुझे इतना इग्नोर कर रहा है। वो मुझे पसंद नहीं करता। यह बोलकर नम्रता बच्चों की तरह फिर से रोने लगती है। अयाना एक गहरी सांस लेकर बोली, इसी की उम्मीद थी मुझे, बेवकूफ लड़की। ऐसी बात नहीं है कि तुम उसे पसंद नहीं हो। बात यह है कि अचानक तुमने उसे किस कर दिया तो वह बहुत ऑकवर्ड हो गया। वह तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, तुमसे बच रहा है क्योंकि उसे शायद नहीं पता कि तुम्हें कैसे फेस करे। शायद उसे गिल्ट हो रहा है जो तुम दोनों के बीच में हुआ, उसे लेकर। नम्रता अयाना की तरफ देखकर बोली, गिल्ट क्यों? उसे गिल्ट क्यों हो रहा है? क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? वह मुझे किस करने को गिल्ट की तरह कैसे ले सकता है? अयाना ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वह ऐसा ही है। खैर, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। जैसे कभी कभार तुम दोनों करीब आते हो, वह तुम्हारी आंखों में जैसे खोसा जाता है ना। मुझे पक्का यकीन है कि वह तुम्हें पक्का पसंद करता है, बस वह चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तुम्हें यह चीज उसे रियलाइज करवानी चाहिए। अयाना की बात सुनकर नम्रता कंफ्यूज हो जाती है। रियलाइज? लेकिन कैसे? मैं कैसे रियलाइज करवाऊं उसे? अयाना कुछ सोचते हुए बोली, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। चलो तीनों मिलकर सोचते हैं। वह तीनों अपना सर हिलाती हैं और फिर अपने चिन पर हाथ रखकर एक जैसी पोजीशन में सोचने लगती है। कुछ सेकंड में अचानक अयाना के दिमाग में एक खुराफाती चीज जन्म लेती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आइडिया! दोनों उसकी तरफ देखती हैं। अयाना तुरंत नम्रता को अपने करीब खींचकर अलीशा को भी अपने करीब लाकर तीनों के सर आपस में मिले हुए थे मिलाकर कुछ फुसफुसाने लगती है, जिसे सुनकर अलीशा एक्साइटेड होकर बोली, बहुत अच्छा आइडिया, वेरी गुड। नम्रता के गाल बुरी तरह से लाल हो जाते हैं, आंखें फट जाती है और वह ना में अपना सर हिला देती है। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। अयाना अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोली, तुम्हें गौतम चाहिए या नहीं? नम्रता मुंह बनाकर हाँ में अपना सर हिला देती है। अयाना ने कहा, फिर करना पड़ेगा। नम्रता अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली, ओ, कोई रास्ता नहीं है क्या? अयाना ने स्टेट आवाज में जवाब दिया, नहीं, कोई रास्ता नहीं है, यही करना पड़ेगा वरना भूल जाओ उसे। नम्रता अपने निचले होठ को चबाने लगती है, आईब्रो को सिकोड़ लेती है। उसके माथे पर टेंशन की लकीरें दिखाई दे रही थी। फिर फाइनली कुछ सोचकर कहती है, ठीक है, मुश्किल है लेकिन गौतम को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। नम्रता की बात सुनकर अयाना प्राउड होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, दैट्स ग्रेट माय गर्ल, ऑल द बेस्ट। और टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा पूरा साथ दूंगी इसमें। गौतम पूल साइड से थोड़ी दूरी पर गार्डन में खड़ा हुआ था। उसके सामने तकरीबन 20 से 25 गार्ड खड़े हुए थे। सब के सब अपने हाथों को पीछे करके बिना टेकर
बिल्कुल सावधान खड़े हुए थे। किसी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। सब वहां पर ऐसे खड़े थे जैसे बॉर्डर पर सिपाही खड़े थे। गौतम उन सबके आगे खड़ा हुआ उन सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। जो कुछ भी गौतम बोल रहा था, सब लोग अपने कान खड़े करके उसकी बातों को सुन रहे थे। गौतम सबसे बोला, घर के आसपास के एरिया की सिक्योरिटी बढ़ा दो। कोई भी अगर किसी भी काम के लिए कहीं जाएगा, यहाँ तक कि बाथरूम भी जाएगा, तो अपनी जगह पर दूसरे गार्ड को खड़ा करके जाएगा। खतरा बहुत बढ़ गया है, हम सिक्योरिटी में कोई भी ढील नहीं दे सकते। सबके पास उसकी ब्लूटूथ मौजूद है। आपने एक साथ चिल्लाकर कहा, यस सर। गौतम ने कहा, वेरी गुड। उसे हमेशा ऑन रखना, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहना। जैसे ही थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखे, जैसे ही कोई सस्पिनियस आदमी, कोई हवा में उड़ता हुआ ड्रोन या कोई बाहर से ऐसी चीज दिखे जो बहुत अनयूजुअल लगे, तुरंत उसे कंफर्म करना। घर में एक बिल्ली तक नहीं घुसनी चाहिए बाहर से। गॉट इट? सब एक साथ चिल्लाकर बोले, यस सर। गौतम काफी सीरियस लग रहा था। तभी अचानक पीछे से पानी की छपाक से आवाज आती है। वो गार्ड गौतम के पीछे पूल की तरफ कुछ ऐसा देखता है कि सबका ध्यान टूट जाता है, सबकी आंखें फट जाती है। हालांकि सब कुछ वैसे ही पोजीशन में खड़े थे, लेकिन इस बार उनकी आंखें गौतम की बजाय उसके पीछे कुछ देख रही थी। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। गौतम अपनी बात को बोलना कंटिन्यू रखता है, लेकिन जब वो देखता है कि अचानक से सारे गार्ड उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे, तो वो उनकी तरफ देखता है। कोई भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। गौतम नोट करता है कि ये लोग पीछे देख रहे हैं। ऐसा क्या देख रहे हैं जो इनकी आंखें ऐसे फटी हुई है? कंफ्यूजन में गौतम भी उस डायरेक्शन में देखता है जहां से सारे गार्ड खुला हुआ मुंह और फटी हुई आंखें खोल खोल कर देख रहे थे। गौतम भी जब पलटकर वहां देखता है तो उसका चेहरा भी बिल्कुल बाकी सबकी तरह हो जाता है। सबकी आंखें भी, उसकी भी आंखें फट जाती हैं और उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। स्विमिंग पूल के अंदर एक खूबसूरत सी जलपरी पानी से तैरकर निकलकर धीरे धीरे बाहर आती है। उसका शरीर सिर्फ 2 पीस बिकनी से उसके प्राइवेट पार्ट्स को ही ढके हुए था। बाकी उसका पूरा बदन सनलाइट में मोती की तरह चमक रहा था। एकदम गोरा चिट्टा, परफेक्ट शेप वाला शरीर। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में समंदर से निकली कोई जलपरी है। बाल गीले होकर बदन से चिपके हुए थे, जो उसे और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी बना रहे थे। गौतम की आंखें फटी हुई थी, क्योंकि जिस लड़की को सब लोग देख रहे थे, जो 2 पीस बिकनी में स्विमिंग पूल में पूरी तरह से भीगी हुई थी, बाहर निकल रही थी, वह भी बिल्कुल मटक मटक कर, वह कोई और नहीं नम्रता थी। गौतम डिसबिलीव के साथ यह देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। अचानक से उसके गाल लाल हो जाते हैं, धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। उधर नम्रता पानी से बाहर निकलती हुई जानती थी कि गौतम वहीं पर है। यह सब कुछ उसे दिखाने के लिए ही तो वो कर रही थी। शुरू में वह 2 पीस बिकनी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन ऐना के कहने पर उसने पहनकर यह काम करना पड़ा। गौतम को पाने के लिए वह कुछ भी करेगी, यह उसने ठान लिया था। अब गौतम को यह चीज रियलाइज करवानी होगी कि वह उसे बच्ची की तरह ट्रीट ना करे, क्योंकि वह एक खूबसूरत जवान सेक्सी लड़की है जो अपनी जवानी के दिनों में कदम रख चुकी है और अब उसका यौवन अंगड़ाइया ले रहा है। गौतम जब देखता है कि पीछे के बाकी सारे गार्ड भी नम्रता को आगे फाड़ कर देख रही है, देखकर गौतम के एक्सप्रेशन एकदम से डार्क हो जाते हैं। वह जोर से अपना गला साफ करता है। अचानक गौतम के गुस्से को महसूस कर सारे गार्ड्स अपनी नजरों को तुरंत हटा लेते हैं और अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। गौतम कड़क आवाज में उन सबकी तरफ से बोला, जाओ अपना अपना काम करो। गौतम की आवाज में गुस्सा जेले से झलक रही थी। ऐसे कैसे वह नम्रता को आके फाड़ फाड़ कर देख सकते हैं, वह भी जब उसके बदन पर मुश्किल से कोई कपड़ा था। बट हो क्या गया इस लड़की को, ये ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। गार्ड्स के चले जाने के बाद गौतम अपने कदमों को नम्रता की तरफ बढ़ाने लगता है। ऐना और अलीशा थोड़ा सा छुपकर बैठी हुई थी। नम्रता उसकी तरफ देखकर कुछ इशारा करती है, जैसे कि पूछ रही हो अब कैसा लग रहा है, कुछ असर पड़ा उस पर? तो ऐना मुस्कुराकर अपना अंगूठा दिखाकर थम्स अप इशारा करती है, जैसे बोल रही हो कि बढ़िया बढ़िया जा रहा है, बस लगी रहे, पूरा असर हो रहा है। इसका इशारा देखकर नम्रता थोड़ी सी एक्साइटेड हो जाती है और वह वहां पर एक छतरी के नीचे लंबी सी चेयर पर जाकर आराम से लेटकर वहां पर रखे हुए कॉकटेल वाटर के ग्लास को अपने स्ट्रॉ लगाकर पीने लगती है। अलीशा और ऐना एक बड़े से गमले के पीछे छुपे हुए थे और यह सब कुछ देख रहे थे। अलीशा ऐना की तरफ देखकर बोली, ऐना दीदी यह सब करने से क्या हो जाएगा? ऐना अलीशा की तरफ देखकर बोली, यह सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, इन सब पर ध्यान मत दो। और हाँ, मैंने तुम्हें एक पोएम याद करने के लिए दिया था ना, तुमने की क्या? अलीशा अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, ही भूल गई, पर मैं रात को पक्का याद कर लूंगी। ऐना अपनी आंखें दिखाकर बोली, अभी जाकर करो।
यहाँ तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। इस पर अलीशा मुंह बना लेती है। लेकिन मुझे देखना है। आयना एक गहरी सांस लेकर अलीशा के सर पर एक प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अलीशा बेटा, बात मानते हैं, जिद नहीं करते। यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं। जाओ, जाकर फटाफट पोएम याद करो, मैं रात को सुनूंगी तुमसे। जाओ, अभी जाओ, फटाफट जाओ। अलीशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और आयाना थोड़ा एक्साइटेड होकर देखने लगती है। गौतम नम्रता के पास आकर खड़ा हो जाता है। नम्रता गौतम को देखकर थोड़ा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे नहीं पता था कि गौतम वहां पर आ जाएगा, और वह थोड़ी सी हैरान हो गई, जबकि अच्छी तरह से जानती थी कि गौतम उसकी तरफ आ रहा है। गौतम, तुम यहाँ पर? ग्लास को वापस टेबल पर रखकर नम्रता खड़ी हो जाती है। गौतम नम्रता को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपना सलाइवा गटक लेता है। अचानक से उसकी धड़कनें तेज सी हो जाती हैं, पर वह फिर से अपने सेंसेस में आकर थोड़े एक्सप्रेशन को फिर से नॉर्मल करते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये स्विमिंग पूल है, कोई बीच नहीं है। तुम यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर? गौतम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नम्रता थोड़ा सा कंफ्यूज होने की एक्टिंग करते हुए बोली, तो क्या हुआ? और कपड़ों में क्या खराबी है? ठीक ही तो है। गौतम एक गहरी सांस लेकर बोला, खराबी होने के लिए कपड़ों का होना भी जरूरी है। कपड़े है कहाँ? ये क्या पहन रखा है तुमने? ऐना दूर से खड़ी हंसकर यह सब कुछ देख रही थी। नम्रता ने कहा, बिकनी है, और क्या है? तुमने पहले कभी नहीं देखी क्या? लड़कियां पहनती हैं इसे बीच पर। तो गौतम ने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, ये बीच नहीं है, ये घर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब तुम्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे। नम्रता ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, तो फिर देखने दो, क्या प्रॉब्लम है? तुम भी देखो, देखने वाली चीज को तो लोग देखते ही है ना, और देखा भी जाएगा। नम्रता की बात सुनकर गौतम हैरान हो जाता है। आर यू सीरियस? उसके बाद नम्रता धीरे से गौतम के पास आकर उसके गले में अपनी बाहों को डालकर बोली, सब लोग मुझे आंखें फाड़कर देख रहे हैं, तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है? अचानक नम्रता के करीब आने से गौतम के गाल लाल हो चुके थे, धड़कनें तेज हो जाती हैं, वह अपने नजरें चुराने लगता है। ऊपर से वह उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ी हुई थी, तो उसे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। गौतम अपनी नजर चुराता हुआ बोला, बिल्कुल भी नहीं, क्यों अनकंफर्टेबल फील करूंगा? तुम्हारी जो मर्जी वो करो। इस पर नम्रता अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए बोली, जो मर्जी वो करूं? अच्छा, ये बताओ कि मैं आज कैसी लग रही हूँ? देखो, तुम्हें मेरा फिगर कैसा लगता है? हूं ना मैं एक नंबर की हॉट? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मॉडल बन सकती हूँ? मेरा फिगर कैसा लगता है तुम्हें? नम्रता थोड़ा सा पीछे जाकर अपनी बॉडी को शेप को थोड़ा सा पोज बनाकर दिखाते हुए बोली। गौतम की नजरें ना चाहते हुए नम्रता को ऐसे देख रही थी जैसे जैसे उसके लिए बहुत प्यासी हूँ। पर गौतम अपने अंदर की अजीब सी फीलिंग को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कपड़ों में ढकी हुई बॉडी ज्यादा सुंदर लगती है तुम्हारी, यह तुम प्लीज पहन लो। गौतम वहां पर खड़ा हुआ टॉवल उठाकर नम्रता के बदन को ढक देता है, फिर एक गहरी सांस लेकर नम्रता से कहता है, देखो नम्रता, तुम खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत, और अपनी खूबसूरती को बिना कपड़ों के लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज डिस्कस्टिंग, तुम कपड़ों में भी उतनी ही सुंदर लगती हो। गौतम जाने लगता है कि नम्रता उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ? गौतम अचानक नम्रता की आवाज सुनकर गौतम ने अपना सलाइवा गटक लिया, उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो रही थी। हाँ। उसके बाद नम्रता गौतम के आगे जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम मुझे इतने दिन से इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए मैं उस दिन तुम्हें किस किया था इसलिए? अचानक उस दिन की बात को छेड़कर नम्रता गौतम के और भी ज्यादा बेचैन और ऑकवर्ड कर देती है। गौतम कोई जवाब नहीं दे पाता। नम्रता अपने चेहरे को आगे लाते हुए बोली, उस दिन मैंने तुम्हें किस किया, तुमसे किस चुरा लिया। अगर तुम इसलिए अपसेट हो तो आज तुम मुझे किस कर सकते हो और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। नम्रता अपना चेहरा बिल्कुल करीब लाकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और जैसे उसे मौका दे रही हो किस करने का। नम्रता की हरकत से अचानक गौतम की तो सांसें रुक जाती हैं। ना ना नहीं, मुझे नहीं करना, ये बोलकर गौतम वहां से भाग जाता है। नम्रता चिल्लाकर बोली, अरे लेकिन रुको तो। पर गौतम नहीं रुकता। ऐना उसके पास आती है। नम्रता मुंह का पाउट बनाकर बोली, भाग गया। ऐना ने कहा, कोई नहीं, वेल डन, गुड जॉब, कुछ और सोचते हैं। उसके बाद दोनों वहां से चली जाती हैं। सनसेट हो रहा था, सूरज अस्त होने की कगार पर था और उससे निकल रही लाल रोशनी से पूरे आकाश में लालिमा छाई हुई थी। दो खूबसूरत सी आंखें उदासी से भरी हुई सूरज की तरफ देख रही थी। सूरज की लाल रोशनी जब खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी तो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उन आंखों में बहुत उदासी और बहुत दर्द मौजूद था। कोई इंसान दूर खड़ा उसे देख रहा था और फिर अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाने लगा। पीयूष वहां पर चलकर आता है। उसकी नजरें उस
पर थी, जो अकेला मायूस खड़ा हुआ था, सारी दुनिया से दूर, खुद में ही खोया हुआ था। समायरा जब होश में आई तो वह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके पास सब याद आ चुका था और उसका दर्द फिर से लौट आया था। पीयूष को देखकर वो जैसे इमोशनल होकर टूट गई थी। कितनी मुश्किल से संभाला था उसे पीयूष। सुबह अगस्त ने पीयूष धीरे धीरे चलकर समायरा के पास आता है और पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में हक कर लेता है। इस जाने पहचाने से एहसास को समायरा महसूस करती है। यह वह बाहें हैं उसके लिए, उसकी जन्नत, उसका स्वर्ग थी। इन बाहों में हमेशा ही उसे बहुत सुकून मिलता था, बहुत ही ज्यादा। पीयूष समायरा को ऐसे देखकर उदास था, बहुत ज्यादा उदास, और समझ सकता था कि समायरा पर क्या गुजर रही है। वह चाहे उसे कितनी भी कंफर्ट कराने की कोशिश करे, लेकिन समायरा उसे दर्दनाक रात से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी, मुमकिन ही नहीं। उसकी जगह कोई भी होता तो टूटकर बिखर जाता। आखिर समायरा भी तो एक इंसान है। पीयूष धीरे से समायरा के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए बोला, यहाँ अकेले क्या कर रही हो सैम? सैम आंसू से भरी आंखों से सूरज की तरफ देखते हुए जवाब दिया, सूरज डूब रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा, सारी रोशनी खत्म हो जाएगी और दुनिया काले अंधेरे में डूब जाएगी। समायरा की बातों से लग रहा था जैसे वे दुखों के अंधेरे में डूबकर अपनी जिंदगी की तरफ इशारा कर रही है। पीयूष बहुत अच्छे से समझ सकता था कि उसकी बातों के पीछे का मतलब। उसने जवाब दिया, सूरज के डूबने के बाद दुनिया अंधेरे में नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे रोशनी देने के लिए चांद आएगा। यह तो नेचर का रूल है। अंधेरा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि बहुत जल्द रोशनी आने वाली है। दुख भी जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि खुशियां आने वाली है। समायरा टूटी हुई सी आवाज में बोली, पर मेरी जिंदगी में कभी चांद नहीं निकलेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा। पीयूष कुछ सेकंड तक एकदम खामोश हो जाता है, फिर वह समायरा को अपनी तरफ पलटकर अपनी बाहों में ले लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों की आंखों में दर्द था। समायरा की आंखों में अतीत में जो भी कुछ हुआ उसका दर्द था और पीयूष की आंखों में बहुत सारा गिल्ट। वो समायरा को बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी समायरा, मैं फेल हो गया तुम्हें प्रोटेक्ट करने में। समायरा ने ना में अपना सर हिलाकर बोली, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मेरी शायद किस्मत में ही ये सब कुछ लिखा था। अब मैं चाहकर भी वह नहीं बन सकती जो हुआ करती थी। अब नहीं बची हूँ मैं खत्म हो चुकी हूँ और तुम्हारे लायक तो बिल्कुल नहीं बची। समायरा की आवाज कांपने लगती है। पीयूष तुरंत उसके चेहरे के ऊपर करके उसे अपने करीब लाकर डेस्परेशन से भरी आवाज में बोला, नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलकर मेरे दिल को मत तड़पाओ प्लीज। पहले ही मेरे दिल पर बहुत बोझ है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसी बातें करके मेरे दिल पर इतने गहरे जख्म मत दो। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। आई एम सॉरी सैम, प्लीज आई एम सॉरी। समायरा पीयूष के आंसू को पोंछते हुए ना में अपना सर हिलाती है, प्लीज मत रो, प्लीज डोंट क्राई। पीयूष सैम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथों पर अपने माथे को लगाते हुए बोला, आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। समायरा ने आंखें बंद करके दर्द भरी आवाज में कहा, बट अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, अब मैं पहले की तरह प्योर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। इस पर पीयूष ने हल्की सी डिप्रेशन के साथ कहा, स्टॉप इट, यह बकवास बातें बंद करो समायरा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम प्योर हो, मेरी हो, तुम हमेशा से ही थी, इस बात से मुझे कोई शक नहीं था। तुम मेरे लायक हो या ना, बल्कि मुझे इस चीज पर शक होने लगता है कि मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं। तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उन लोगों से बचा नहीं पाया। यह गिल्ट मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। दोनों कुछ देर यूं ही एक दूसरे को कसूरवार ना मानकर खुद को ही कसूरवार ठहराने लगते हैं। पीयूष समायरा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से खत्म करूंगा उसे। उसके बाद ही हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब या तो वो मरेगा या मैं। समायरा इतना सुनते ही पीयूष के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोली, नहीं हमारे साथ अब नहीं, अब बारी उसकी है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसे खत्म कर दोगे। आई ट्रस्ट यू, आई लव यू सो मच। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। पीयूष अपनी मजबूत बाहों में नाजुक सी समायरा को संभाल लेता है, अपने सीने से लगा लेता है। उसके बाद दोनों हल्का सा अपना चेहरा पीछे करते। पीयूष समायरा के माथे पर किस करता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों पर, उसके गाल पर, उसके नाक पर, और फिर दोनों एक दूसरे के होठों को महसूस करते हैं। पीयूष समायरा को अपनी बाहों में भरकर उसे अपने प्यार की गर्माहट देता है, उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता है, ताकि वह उन जख्मों के दर्द को महसूस ही ना कर सके और भूल जाए और सिर्फ उसके प्यार को महसूस करे। वह महसूस करे कि वह कितना प्यार करता है उससे। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े एक दूसरे को किस कर रहे थे। दूर खड़ा हुआ अगस्त यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। कितना अंधा था वो, अपनी बहन और अपने बेस्ट फ्रेंड के जज्बातों को देख भी नहीं पाया। बेचारे दोनों कितनी तकलीफ से गुजरे और उसे आइडिया तक नहीं। वो फेल हो गया,
एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में और किसी के प्यार के रूप में भी। समायरा को जब पता चला कि अगस्त ने क्या किया है शुभी के साथ तो उसे बहुत तकलीफ हुई। उसने अगस्त को बोला कि वो तुषार से कम गुनहगार नहीं है और इस चीज में अगस्त को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, वो वाकई में खुद को गुनहगार मान रहा था। उसने गलत किया, बहुत ज्यादा गलत, पर एक चीज के लिए वो शुक्रगुजार था कि पीयूष को लेकर वो गलत था। अपने भाई जैसे दोस्त को वापस पाकर वो बहुत खुश था। इन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश था। अपने आंसू को पोंछते हुए अगस्त वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शुभी वहां पर पहुंचती है, अगस्त को देखती है जो जा रहा था। फिर उसकी नजर पीयूष और समायरा पर पड़ती है। दोनों को इस कदर एक दूसरे के साथ देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है, पर उसकी आंखों में उदासी भी थी। वह खुश थी उसका भाई लौट आया है, वह खुश थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड ठीक हो गई है, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ दर्द अभी मौजूद था। सुबह अगस्त को जाता हुआ देखती है, उसके दिल में एक अजीब से खिंचाव होने लगता है। कबीर, अगस्त, गौतम और पीयूष तीनों एक बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। कबीर ने उनसे कहा, तुषार, राघवेंद्र और भूपेंद्र शहर से अचानक ही गायब हो चुके हैं रातों रात, लेकिन बहुत जल्द वापस जरूर आएंगे। अच्छी तरह से जानता हूँ उन्हें जो चाहिए जब तक नहीं मिल जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, पीयूष ने बहुत ही डार्क आवाज में कहा। और इस बार जब वह वापस आएंगे तो फिर जिंदा नहीं बचेंगे। वह चीज तो उन्हें डेफिनेटली नहीं मिलेगी जो उन्हें चाहिए, साथ ही उन्हें उन सब की सजा भी मिलेगी जो उन्होंने की है। पीयूष अपने दांत गुस्से में पीसने लगता है। अगस्त समझ जाता है कि पीयूष किस बारे में बात कर रहा है। तुषार को तो वो हरगिज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगस्त ने कबीर की तरफ देखकर बोला, तुमने कहा था कि वह लड़की उस बॉक्स से रिलेटेड करती है, वह बॉक्स इस वक्त कहाँ है? पर यहाँ हम में से कोई भी नहीं जानता, उस लड़की को कुछ भी याद नहीं, तो उस बॉक्स के बारे में कैसे पता चलेगा? कबीर ने जवाब दिया। उसके बर्थडे वाले दिन अगस्त और पीयूष दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, फिलहाल के लिए इन सबको जाने दो, उसमें अभी टाइम है, उन लोगों को ढूंढने का ट्राई करते हैं। पीयूष, उन लोगों ने तुम्हें अंडरग्राउंड रखा था ना? पीयूष हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद कबीर गौतम की तरफ देखता है। गौतम उसके बिना बोले ही समझ जाता है। मैं अभी सब को काम पर लगाता हूँ, यह बोलकर गौतम उठकर चला जाता है फोन कॉल करने के लिए। शहर की हर अंडरग्राउंड जगह पर वह अपने आदमियों को लगा देते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए। सांप, चूहे, साले बिल खोदकर जमीन में ही छुपे होंगे। इस बार जमीन में छुपना भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। कबीर अगस्त और पीयूष से बोला, अब सैम की हालत कैसी है? उसे सब कुछ याद आ गया, डॉक्टर ने कहा है वह पूरी तरह से ठीक हो गई है। पीयूष ने हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, हाँ अब वह काफी बेहतर है। अगस्त ने जवाब दिया, लेकिन उसे थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। उसके साथ जो भी कुछ हुआ उन सब से निकलने के लिए उसके लिए आसान नहीं। इस पर पीयूष ने भी करारा जवाब दिया, सुबह के लिए भी टाइम तो उसे भी लगेगा। अचानक बात के बीच में शुभी का जिक्र अगस्त को गिल्ट बनाकर चुप करवा देता है। वह कुछ बोल ही नहीं सकता था, और बोलता भी क्या, सही बात है, उसने गलती तो की है जिस वजह से पीयूष और उसके बीच कुछ दूरियां आ गई है। अगस्त ने जो किया उस वजह से न समायरा अब उसे माफ कर पा रही थी और ना ही पीयूष और सुबह का तो पूछो ही मत। इन सबके बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सहा है, किसी का नुकसान हुआ है तो वो शुभी थी। नुकसान अगर कोई दूसरा करता तो फिर भी इंसान दिल पर पत्थर रख के बर्दाश्त करता, लेकिन जब कोई अपना ही करता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जब अगस्त और पीयूष के बीच की गर्मी को कबीर महसूस करता है तो एक गहरी सांस लेता है। उसका भाई बचपन से ही बेवकूफ था, पागल इंसान, गुस्सा तो बस उसकी नाक पर ही रहता था। और एक जो सबसे बड़ी कमी अगस्त में थी, वह गुस्से में कुछ भी सोचता या समझता नहीं था, सिर्फ करता था, और फिर उसके बाद कदम बड़ा ही बुरा अंजाम होता था उसके बाद का। फाइनली सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कबीर घर पहुंचता है और उसके बाद अपने कमरे में जाने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, खालीपन, जो कुछ था उसके दिल को अचानक कचोटने लगा। कमरे में जाने से पहले कबीर गौतम से बोला, गौतम कुछ वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करना। गौतम अचानक फोन में डेट देखता है और कबीर की तरफ देखता है, जैसे वो समझ गया हो कि गौतम की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। बॉस, आई एम सॉरी। कबीर कुछ सेकंड तक खड़ा रहता है, फिर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। गौतम दर्द में आंख बंद कर लेता है, प्लीज आई एम सॉरी। उसके बाद 2 दिन तक कबीर उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। अयाना, अलीशा, नम्रता और गौतम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नम्रता बहुत संदिग्ध से मुस्कान के साथ आंखों में ढेर सारा प्यार और नटखटपन लेकर गौतम को देख रही थी। गौतम ऑकवर्ड होकर अपनी नजरें झुकाए हुए था। अलीशा चुपचाप अपने खाने पर फोकस
करके खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। पर आयाना की नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे की तरफ, वह डेविल का कमरा जो पिछले 2 दिन से खुला नहीं। आयाना गौतम की तरफ देखते हुए बोली, 2 दिन से कबीर नीचे खाना खाने नहीं आया, क्या बात है? गौतम ने जवाब दिया, उनका खाना कमरे में ही पहुंचा दिया गया है और उनका फिलहाल बाहर किसी से मिलने का मन नहीं है, इसलिए वह अंदर ही आराम कर रहे हैं। गौतम ने बोल तो दिया, लेकिन आयाना को दाल में कुछ काला लग रहा था। 2 दिन से डेविल कमरे से नहीं निकला, बहुत अजीब चीज है, ऐसा तो वह कभी नहीं करता। किसी लड़की की तरह उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। क्यों? आधी रात को आयाना को नींद नहीं आ रही थी, वह बस ऐसे ही टहलने के लिए कमरे से बाहर निकली। तभी अचानक वह देखती है कि डेविल के कमरे का दरवाजा खुला है। वह कान को थोड़ा सा खड़ा करती है और चुपचाप कबीर को नोट करती है। वह हमेशा की तरह सिर्फ अपनी पैंट में ऊपर की शर्ट ना पहने हुए हाथ में सिगरेट लेकर कबीर बाहर आता है और कुछ देर वहीं पर खड़ा रहता है, सिगरेट पीता है। आयाना को आज कुछ अलग लग रहा था। हमेशा जो शैतानी, जो नटखट पर जो कमीनापन इस आदमी के चेहरे पर रहता था, आज वो नहीं है। चेहरा मासूम लग रहा था, बिल्कुल उतरा हुआ था, आंखें उदास लग रही थी, खोया हुआ था कहीं पर। कबीर को ऐसे देख के उस देखने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। अचानक इस आदमी को क्या हुआ है? एकदम मुरझाए हुए फूल के जैसा क्यों लग रहा है? कुछ ही देर वहीं पर खड़ा रहने के बाद कबीर वापस कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद करता है। उसके चले जाने के बाद आयाना बाहर निकलकर आती है और सोच में डूबी हुई कमरे के दरवाजे की तरफ देखती रहती है। अगले दिन वह सर्वेंट क्वार्टर में आती है जहां पर गौतम कुछ काम कर रहा था। गौतम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौतम जब देखता है कि आयाना सर्वेंट क्वार्टर में आई है तो वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसके बाद वह दोनों चलकर बाहर आते हैं। आयाना गौतम की तरफ देखकर थोड़ी सीरियस आवाज में बोली, गौतम, आज पूरे 3 दिन हो गए, मुझे सच सच बताओ, ये तुम्हारे बॉस को क्या हुआ है? हाँ? आयाना की बात सुनकर एकदम से गौतम चुप हो जाता है। बस आज की बात है, कल से वह थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, यह बोलकर गौतम जाने लगता है। पर आयाना उसका हाथ वहीं पर पकड़कर उसे रोक देती है। मुझे बात बताओ गौतम, क्या है? और क्या मतलब कि कल से नॉर्मल हो जाएंगे? आज के दिन में ही ऐसा क्यों? क्या खास है? गौतम आयाना की तरफ देखते हुए बोला, देखिए, कुछ चीजों के बारे में ना जानना ही आपके लिए अच्छा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आप इस तरह से उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, और ना ही दे तो ही अच्छा है। गौतम की बात सुनकर आयाना अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। निजी जिंदगी? उसने मेरी जिंदगी में आकर क्या बवाल मचाया है, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो गौतम। अब उसकी पर्सनल लाइफ हो गई, मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल नाम का छोड़ा नहीं उसने, तो मुझसे ऐसी बात ना ही करो तो बेहतर है। बताओ मुझे क्या बात है, क्या हुआ है उस डेविल को? वह तो ऐसे शक्ल बना रहा है जैसे उसका कोई मर गया है। गौतम एकदम से बोला, आप प्लीज थोड़ा आराम से बात कीजिए। गौतम आसपास नजर मारता है कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। आयाना कंफ्यूज भी हो जाती है और फ्रस्ट्रेट भी। गौतम, क्या बात है, बताओ मुझे प्लीज। पता नहीं क्यों आयाना बहुत डेस्परेट हो रही थी जानने के लिए कि आखिर चक्कर क्या है, कबीर को क्या हुआ है। गौतम एक गहरी सांस लेकर आयाना से बोला, पर आप इस बात का दोबारा जिक्र मत करना। आयाना ने ना में अपना सर हिला देती है, नहीं करूंगी। गौतम आसपास देखता है कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। जब कोई नहीं उसे दिखाई देता तो वह थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, वो आज उनके मॉम डैड की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। यह सुनकर आयाना थोड़ी सी हैरान हो जाती है। क्या? गौतम हाँ में अपना सर हिला देता है। आज के दिन उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था, बहुत बुरी तरीके से। सब आपको इतना ही बता सकता हूँ, और प्लीज इस बात का जिक्र आप कहीं पर भी मत कीजिएगा, वरना बॉस मुझे फ्राई कर देंगे। उसके बाद गौतम चला जाता है। वह आयाना वहीं पर खड़ी रहती है। आज डेविल अकेला हो गया था। आयाना अपने कमरे की बालकनी पे खड़ी हुई थी, ख्यालों में खोई हुई थी। तभी फिर उसकी नजर गार्डन में बंधे हुए घोड़े पर पड़ती है, जो कि अपने अस्तबल में बंधे हुए थे। उन घोड़ों को देखकर सोचती है, कबीर की चॉइस घोड़े के मामलों में काफी अच्छी है, लेकिन इसमें इतने सारे घोड़े क्यों रखे हुए हैं? आई मीन, आज के वक्त में घोड़े कौन रखता है यार? उसे कबीर की कही वह बात याद आती है जब कबीर ने कहा था कि आई लव यू। सच में यह बात याद करते ही आयाना की धड़कनें तेज हो जाती है। वह अंदर देखती है, नम्रता और अलीशा हमेशा की तरह सो रहे थे। एक बार फिर से चांद आसमान में चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। आयाना थोड़ी कंफ्यूजन में बड़बड़ाती है, बाहर कोई है क्या? वो निकलकर बाहर आती, तभी देखती है कि सीढ़ियों पर से होता हुआ कबीर अपने कमरे की तरफ आ रहा है। कबीर को देखकर उसे गौतम की कही बात याद आती है। आज इस आदमी के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी। ऐसा नहीं है कि आयाना को कबीर के साथ कोई सिंपैथी थी, पर यह बात वाकई में थोड़ी इमोशनल हो गई थी। गौतम ने बाद में आयाना को यह भी बताया था कि कबीर हर साल अपने पेरेंट्स के एनिवर्सरी पर अपने आप को कमरे में लॉक कर लेता है, किसी से बात नहीं करता, किसी से नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। आयाना चलकर कबीर के पास बिल्कुल उसके सामने आ जाती है। कबीर के कदम अचानक से रुक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कबीर
पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बगल से निकलने लगता है। अयाना बगल में सरक कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है, पर कबीर बहस करने के मूड में तो था ही नहीं, इसलिए वह इस चीज को फिर से इग्नोर करके दूसरी साइड से निकलने की कोशिश करता है। पर अयाना वहां पर भी एकदम से आगे खड़ी हो जाती है और वहां से जाने से उसे रोक देती है। कबीर चुपचाप खड़ा होकर क्वेश्चन मार्क्स से अयाना को देखता है। अयाना थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोली, हाय। कबीर थोड़ी अनोइंग पर थकी हुई सी आवाज में बोला, आगे से हटो। अयाना ने जवाब दिया, तुम 3 दिन से कमरे में बंद हो, ऐसा क्या हुआ तुम्हें? कबीर अयाना का हाथ पकड़कर उसे साइड में करते हुए बोला, नन ऑफ योर बिजनेस। यह बोलकर कबीर वहां से सीधा अपने कमरे में चला जाता है और फिर दरवाजा बंद कर लेता है। अयाना अनोइंग सा फेस बनाकर बोलती है, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है, बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। कबीर अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, चुपचाप खामोश। कुछ मिनट तक चारों तरफ खामोशी रहती है, शांति रहती है, इतनी शांति कि घड़ी की भी चलने की टिक टिक की आवाज कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही थी। कबीर को आज के दिन हुआ सालों पहले हादसा याद आता है। उसके एक्सप्रेशन डाउन हो जाते हैं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था यह दिन जब एक ही झटके में उसने सब कुछ खो दिया था। कबीर का दिल दर्द करने लगता है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। चीखने चिल्लाने की आवाज, कुछ लहू निहान चेहरे, उनकी आंखों का दर्द, डर, यह सब कुछ कबीर के अंदर से झकझोर देता है तो एकदम से उठकर बैठ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कबीर खड़ा होता है, खुद के लिए ड्रिंक बनाता है और शराब पीने लगता है। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर कभी नहीं भूल पाएगा उस रात को, उसकी जिंदगी की सबसे बदनसीब रात। अगस्त छत पर बैठा हुआ था। उसके पास में बियर की बहुत सी कैंस रखी हुई थी। कुछ खाली कर चुका था, पी रहा था, और कुछ पूरी तरह से भरी हुई थी। छत की सीलिंग पर लेटा हुआ वह चांद को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक रहा था। वह भी इस दर्द से गुजर रहा था जिस दर्द से कबीर गुजर रहा था, क्योंकि सिर्फ कबीर नहीं आज के दिन अपनी फैमिली को नहीं खोया था, वह भी था। इस दर्द से सिर्फ वही दोनों गुजर सकते थे, क्योंकि समायरा को तो इस बारे में कुछ याद भी नहीं था। वह तो उस वक्त सिर्फ 5-6 महीने की छोटी बच्ची थी। पीयूष अगस्त को ढूंढता हुआ वहां पर आता है, क्योंकि किसी नौकर ने बताया था कि वह छत पर गया है। जब वो देखता है तो वहां पर उसे नहीं मिलता, लेकिन अचानक उसके पैरों में बियर की एक खाली कैन लुढ़कते हुए आकर गिर जाती है। पीयूष नजर उठाकर देखता है तो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली छत पर कोई था। पीयूष एक गहरी सांस लेता है। वह भी वहां पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह भी अकेले। अगस्त आराम से लेटा हुआ था। पीयूष भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वहां पर खड़ी रखी हुई बियर की कैंस में एक उठाता है और खोलकर उसे पीने लगता है। अगस्त उठकर बैठ जाता है और खामोशी से अपनी बियर पीता है। पीयूष अगस्त की तरफ देखता है। उसकी आंखों के उदासी को वह देख सकता था। वह भी जानता था कि आज अगस्त इतना क्यों उदास है। बचपन से लेकर आज तक वह देखता आया है कि आज का ही दिन होता है जब अगस्त इस तरह से अकेला तन्हाई में बैठकर आसमान की तरफ देखता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अगस्त ने बियर की एक घूंट लेते हुए कहा, समायरा सो गई? पीयूष ने भी एक सिप लेते हुए जवाब दिया, हाँ। शुभी और समायरा दोनों सो गए। शुभी का नाम सुनते ही अगस्त की बेचैनी थोड़ी बढ़ जाती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। पीयूष ने अगस्त से कहा, एक बात पूछूं तुमसे? अगस्त कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। पीयूष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम शुभी से? इसके आगे पीयूष कुछ बोल नहीं पाता, पर अगस्त समझ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते। पीयूष जवाब के इंतजार में था। अपने अधूरे से सवाल को पूछकर अगस्त समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। अगर वह बोल भी दे कि वह प्यार करता है शुभी से, तो क्या हो जाएगा इस चीज से? अगस्त ने कहा, तुमने तुम्हारे और समायरा के बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? पीयूष अपना सर झुका लेता है। इस चीज में तो वह भी गिल्ट था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया, हिम्मत ही नहीं हुई बताने की। पर यह बात तुम्हें कैसे पता चली? पीयूष इस चीज को लेकर कंफ्यूज होकर अगस्त को देखता है। अगस्त बियर का एक घूंट लेते हुए बोला, शुभी ने बताया, समायरा ने अपनी डायरी में लिखा था और तुम्हारे कुछ फोटोज भी थी। इसके बाद एक बार फिर से दोनों के बीच खामोशी हो जाती। अगस्त कुछ पूछना चाहता था पर पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ था जो जानना जरूरी था। वह अपनी उंगलियों को थोड़ा मसलने लगता है। यह देखकर पीयूष बोल देता है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तुम, मुझसे इतना हेजिटेट करने की जरूरत नहीं। पीयूष अगस्त के छोटे से छोटी बॉडी लैंग्वेज देखकर आसानी से समझ सकता था कि इस चीज का मतलब क्या है, वह कैसा फील कर रहा है या क्या बोलना चाहता है। वह जब भी ऐसे अपने हाथ या उंगलियों को मसलता था, नर्वस हो रहा था, यानी कुछ कहना या बोलना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। अगस्त उससे बोला, मैंने जो भी कुछ किया, क्या तुम उसके बाद भी समायरा को अपनाओगे?
जो कुछ भी मैंने शुभी के साथ किया, क्या उसके बाद भी अगस्त इसके आगे कुछ बोल नहीं पाता। वह जानना चाहता था कि क्या इस चीज की वजह से पीयूष के मन में समायरा के लिए कोई डिफरेंस आ गया है। पीयूष ने सिर्फ इतना जवाब दिया, गलती जो इंसान करता है उसकी सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, उसकी किसी अपने को नहीं। तुमने जो किया है उसकी सजा समायरा डिजर्व नहीं करती। आई लव हर, आई विल ऑलवेज डू। पीयूष के जवाब ने अगस्त को कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई, पर उसे ज्यादा गिल्टी भी बना दिया। आई एम सॉरी, पीयूष ने कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसके गुनहगार हो माफी भी उसी से मांगो, मुझसे नहीं। अगस्त समायरा के कमरे में आता है। शुभी और समायरा एक ही बिस्तर पर सो रही थी, एक दूसरे को हक करके। कितने वक्त बाद दोनों बेस्ट फ्रेंड एक बार फिर से एक दूसरे के साथ आई थी, बिल्कुल पहले की तरह। शुभी ने यह पल बहुत मिस किए थे, बहुत ही ज्यादा। उसने तो उम्मीद भी खो दी थी कि यह पल दोबारा उसकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आ गए। वह बहुत खुश थी। समायरा और शुभी को देखकर लग रहा था कि वे गहरी नींद में सो रही है। अगस्त धीरे धीरे करके उनके पास आता है और बिस्तर के बगल में आकर बैठ जाता है। समायरा को सोता हुआ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर प्यार से उसके सर पर फेरता है, लेकिन समायरा की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं होती। वह जैसे ही चुपचाप गहरी नींद में सोती है। उसके बाद अगस्त की नजर समायरा के बगल में सो रही एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है, जो सोते वक्त किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी, जिसे देखकर अगस्त की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शुभी। अगस्त शुभी के सोते हुए चेहरे को देखकर अपने मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ बहुत सेल्फिश लगूंगा यह बोलता हुआ, क्या कभी भी मुझे एक मौका मिल पाएगा वापस तुम्हारी जिंदगी में आने का? इस बार मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा, सब ठीक करूंगा, बहुत प्यार करूंगा मैं तुमसे, बहुत ज्यादा। पर मैं जानता हूँ कि यह मुमकिन नहीं है। मैं तो खुद को माफ नहीं कर पा रहा, तो तुमसे माफी की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? बट आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नाउ ऑन, आई प्रॉमिस। भले ही तुम मुझे कभी माफ करो या ना करो, लेकिन फिर भी हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें हंसता हुआ देखता रहूंगा, दूर से ही सही। अगस्त समायरा को ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके माथे पर किस करता है, फिर वह शुभी की तरफ देखता है। धीरे धीरे ब्लैंकेट से उसको भी कवर करता है, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए करीब आकर उसके माथे पे भी अपने होठों को रख देता है। क्या राहत मिलती है उसको ऐसा करते हुए, बस उसका दिल एकदम से सुकून में आ जाता है। उसकी दोनों प्रिंसेस, अगस्त ने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि वह अपने दोनों प्रिंसेस को अपने आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करेगा, सारी खुशियां देगा उन्हें, और कोई दुख नहीं आएगा उनकी जिंदगी में, भले ही यह दोनों उसे कभी माफ करे या ना करे। अगस्त उठकर जाने लगता है। शुभी अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसके हाथ को पकड़ने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती उस हाथ को पकड़ने की। धीरे धीरे वो हाथ उसके हाथ से दूर चला जाता है। शुभी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया अगस्त का कमरे में आना, उसे देखना, उसके दिल की आवाज को, उसके करीब आने को, उसके होठों को, उसके दर्द को, सब कुछ महसूस किया। अगस्त चला जाता है, पर शुभी बिस्तर में लेटी हुई दरवाजे की तरफ देखती रहती है। एक अजीब से दर्द में था उसका दिल। कुछ चीज थी जो अगस्त के करीब जाना चाहती थी, और कुछ चीज थी जो उसे दूर धकेल रही थी। प्यार और सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी जंग हो रही थी उसके अंदर, जिसमें वह पिस गई थी। वह जानती थी कि अगस्त गिल्ट में है, कोस रहा है अपने आप को, अफसोस है उसे उसके किए का, लेकिन कुछ था शुभी के अंदर जो अगस्त को माफ करने से रोक रहा था, पर कुछ ऐसा भी था जो उसके लिए तड़प रहा था। नम्रता किचन के बगल से गुजर रही थी, तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं जब वह किचन में किसी को देखती है, और नजरें फिर से किचन की तरफ घुमाती है। देखती है कि गौतम किचन में खड़ा हुआ कुछ बना रहा है। गौतम को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह अपने कदमों को किचन की तरफ बढ़ा लेती है। गौतम खाने में सैंडविच और जूस का ग्लास लेकर तैयार कर रहा था। वह उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग। अचानक नम्रता के आ जाने से गौतम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, पर वह उसे इग्नोर करता है, उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। नम्रता देखती है कि गौतम फिर से उसे इग्नोर कर रहा है। यह बात करने की कोशिश करती है, किसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हो, पर गौतम कोई भी जवाब नहीं देता। वह फ्रिज की तरफ जाता है, जिसमें उसमें से कुछ निकालता है और रखता है प्लेट में, और नम्रता को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। और यह देखकर नम्रता को बहुत बुरा लगता है। प्लेट तैयार करने के बाद गौतम उसे एक सर्वेंट को देता है और बोला, बॉस के कमरे में पहुंचा दो। सर्वेंट अपना सर हिलाकर ब्रेकफास्ट की प्लेट को कबीर के कमरे में पहुंचाने के लिए चला जाता है। गौतम वहां से निकलकर बाहर जाने लगता है, पर नम्रता को गुस्सा आता है क्योंकि गौतम उसे सरासर इग्नोर करके चला गया था, और उसके इग्नोर करने का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा था। जो चीज उसे बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी, नम्रता से सब्र नहीं हो रहा था।
नम्रता से सब्र नहीं हो रहा था। बंगले से निकलकर गौतम वाटरफॉल के पास जाता है। वहां पर कुछ चेकिंग करने के लिए वह जब वहां से गुजर रहा था तो कोई उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ पलटता है। गौतम देखता है कि वहां पर उसे आंखों में आंसू लिए और गुस्सा लिए हुए नम्रता खड़ी हुई थी। नम्रता गुस्से में गौतम से बोली, यह सब क्या हरकत है गौतम? तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? गौतम ने जवाब दिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। गौतम जाने लगता है पर नम्रता उसे नहीं जाने देना चाहती थी। वह उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो तुम मुझे गलत लग रहा है? तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो? गौतम अपनी नजरें चुराने लगता है। नम्रता थोड़ा गौतम के करीब आकर बोली, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या अब मैं तुम्हें मेरा आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं? गौतम ने जवाब दिया। नम्रता, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम में थोड़ा बिजी हूँ। नम्रता की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अचानक उसे इस तरह रोता हुआ देखकर गौतम को थोड़ा बुरा लगता है। वह उसे रुलाना नहीं चाहता था, वह तो बस थोड़ा उससे दूर रहना चाहता था। नम्रता गौतम से बोली, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं इस घर से चली जाऊंगी। तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे, अब तुम ही मुझे इग्नोर करोगे तो मेरा यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नम्रता की बात सुनकर गौतम ने कहा, यह क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैं बस थोड़ा बिजी हूँ इसलिए। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। नम्रता गुस्से में थोड़ा सा तेज आवाज में बोली, तुम कर रहे हो, तुम कई दिनों से कर रहे हो। नम्रता रोने लगती है। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझे इतना इग्नोर कर रहे हो? क्या गलती कर दी मैंने? प्यार ही तो किया है ना तुमसे। अचानक नम्रता की बात सुनकर गौतम की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। वह चौंक जाता है। नम्रता रोते हुए बोली, हाँ यह सच है, आई लव यू गौतम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए उस दिन तुम्हें किसी और लड़की के साथ इसलिए देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत जलन हुई मुझे, और इसलिए मैंने तुम्हें किस किया था, बिकॉज आई लव यू। मगर तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके बहुत हर्ट कर रहे हो और मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे पर गौतम की आंखों में हैरानी। गौतम नम्रता से बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पागल हो गई हो क्या? अचानक गौतम की आवाज सुनकर नम्रता चौंक जाती है। क्यों, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? नम्रता थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है। गौतम फ्रस्ट्रेशन में अपने माथे को रगड़ता है, फिर नम्रता से कहता है, ओ गॉड नम्रता, देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, आई रियली लाइक यू, पर यह क्या बोल रही हो तुम? उम्र में मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, तुम्हारी उम्र देखो, तुम अभी छोटी बच्ची हो। यह प्यार व्यार जैसी चीजें देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और हो सकता है कि तुम्हें अट्रैक्शन हो गया हो मेरी तरफ, लेकिन ये प्यार व्यार करने के लिए तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो। हमारे बीच उम्र का बहुत फासला है। मेरे बारे में यह सब मत सोचो, दिस इज रॉन्ग। इस पर नम्रता अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुना तुमने? आई लव यू उम्र से कुछ नहीं होता, फीलिंग से होता है, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मतलब है, इसे तुम बदल नहीं सकते हो। और मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ, चीजों को समझती हूँ और बहुत जल्द मैच्योर भी हो जाऊंगी। मुझे बच्चा बोलना बंद करो। गौतम को समझ में नहीं आया कि उसे क्या बोलना चाहिए। फाइनली वह नम्रता से बोला, देखो नम्रता। नम्रता ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, खबरदार अगर मुझे समझाने की कोशिश की तो तुम कौन होते हो मेरी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने वाले? मैंने कहा ना आई लव यू मतलब आई लव यू। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो। नम्रता रोने लगती है। बेचारी 18-19 साल की ही तो है लड़की। प्यार में रिजेक्शन बहुत तकलीफ दे रहा था। गौतम का बिहेवियर भी उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। यह उम्र चीज गौतम अच्छे से समझ सकता था क्योंकि इस उम्र से वह गुजर चुका था। नम्रता वहां से भाग जाती है पर गौतम वहीं पर खड़ा हेल्पलेस उसे देखता रहता है। कबीर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट की आवाज आती है। कबीर एकदम से खड़ा हो जाता है। वह घड़ी में टाइम देखता है, रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? कबीर फटाफट खड़ा हो जाता है और दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोल देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर गौतम उसे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भरे हुए एक्सप्रेशन थे। गौतम को इतनी रात यहाँ पर देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कबीर अपने आईब्रोज को सिकुड़ते हुए बोला, व्हाट्स रॉन्ग? गौतम ने जवाब दिया, बॉस बैड न्यूज, आना बंगले से बाहर गई है। यह सुनकर अचानक कबीर की आंखें बड़ी हो जाती। व्हाट? उसके चेहरे पर शौक से भरे एक्सप्रेशन थे। गौतम ने जवाब दिया, हम लोगों को पता नहीं चला वह कब निकल गई। कबीर बहुत ज्यादा गुस्सा और अनोइंग फेस बनाकर बोला, आर यू क्रेजी? कबीर फटाफट अपनी शर्ट उठाता और पहनता है, कमरे से बाहर भागता है। गौतम उसके पीछे पीछे भागता है। कबीर सीढ़ियों से भागता हुआ हॉल में आता है और फिर गौतम से कहता है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। बॉस मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कबीर कड़क नजरों से गौतम की तरफ देखते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। सिक्योरिटी पर ध्यान दो, तुम्हारे होते हुए 2 बार घर से भाग चुकी है वह, किसी काम के नहीं हो तुम।
यह बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। कबीर की बात सुनकर गौतम थोड़ा अपसेट हो जाता है। वाकई में वो किसी काम का नहीं है। उसकी सिक्योरिटी और इतना ध्यान देते हुए भी ऐना 2 बार बंगले से भाग कर जा चुकी है। कबीर गाड़ी में बैठता है, अपनी गन को चेक करता है जो कि फुली लोडेड थी, उसमें गोलियां भरी हुई थी। उसके एक्सप्रेशन डार्क थे और वह गाड़ी को फटाफट बंगले के बाहर की तरफ ले जाता है। ऐना सड़क पर चलती हुई टहलते हुए सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। ज्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे, आराम से सो रहे थे। ऐना का अजीब सा फील हो रहा था। उसका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और उस डेविल ने उसे और भी ज्यादा अपसेट और परेशान कर दिया था। वह वहां पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी। ऐसे ही नहीं कि वह वहां से भाग रही थी, लेकिन उसे उधर अचानक थोड़ी घुटन होने लगी थी, तो वह थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए बंगले से के बाहर बीच के किनारे की तरफ आने लगी। आई नो कि बहुत ज्यादा रात हो गई थी, अगर किसी को पता चला उसकी खैर नहीं, पर उसने कोशिश की कि किसी को पता न चले। वह बड़ी मुश्किल से गार्ड से छुपती छुपाती बाहर भाग कर आई थी। ऐना आगे आगे बढ़ रही थी। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी अचानक एक गाड़ी पीछे से ऐना की तरफ चलकर आती है। ऐना उस गाड़ी की तरफ देखती है, उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है, लेकिन उसके कदम एकदम लड़खड़ा जाते हैं जब उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। आयाना की आंखें फट जाती हैं, सांसें रुक जाती, धड़कनें तेज होती है। वह पलटकर फिर से देखती है। गाड़ी के अंदर से कोई हाथ बाहर निकलता है। गन हाथ में गन थी और उस पर गोलियां चल रही थी। क्या ये कबीर है? आयाना सोच रही थी कहीं ये कबीर तो नहीं, पिछली बार भी उसी ने उस पर गोली चलाई थी जब उसे भागने की कोशिश की थी, बाल बाल बची थी वो। क्या सच में कबीर? ऐना की सांसें अटकी हुई थी। तभी कुछ और गाड़ियां वहां पर आती हैं, 3-4 गाड़ियां। कबीर उसे पकड़ने के लिए इतनी सारी गाड़ियां लेकर आया था। वह सारी गाड़ियां ऐना की तरफ आ रही थी। पता नहीं क्यों उसको खतरे का एहसास होने लगा था और उसे फील होने लगा था कि उसे भागना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। तो ऐना ने भी वही किया। वह पूरी तेज स्पीड के साथ सड़क पर भागी अपनी जान बचाने के लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान किसी भी वक्त जा सकती है। ऐना तेज भाग रही थी, उसके चेहरे पर डर और घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके पीछे चल रही गाड़ियां लगातार उसका पीछा कर रही थी। गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनकी स्पीड भी बढ़ने लगी थी। उन गाड़ियों से बचते बचाते समुद्र के किनारे की तरफ भागते हुए आ गई थी। तभी अचानक लड़खड़ाकर गिर जाती है और उसके हाथ में और कोहनी में चोट लग जाती है। वह पलटकर देखती है, गाड़ियां उसके करीब आ रही थी। उसकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी, उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह जैसे तैसे कर उठकर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे चोट बहुत ज्यादा लगी थी हाथ, कोहनी और घुटने में, तो वह ठीक से भाग नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक गाड़ी उन गाड़ियों से बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो जाती है और उन गाड़ियों को वहीं पर रोक देती है। उस गाड़ी से फायरिंग गाड़ियों पर शुरू हो जाती हैं। वह गाड़ियां जो ऐना की तरफ बढ़ रही थी अचानक थोड़ा पीछे होने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा करके पीछे होने लगती है। ऐना को कुछ समझ नहीं आता यह गाड़ी वाला इंसान कौन है और अचानक बीच में कहां से आ गया। तभी गाड़ियों का दरवाजा खुलता है और कबीर चिल्लाकर बोलता है, गाड़ी के अंदर बैठो जल्दी। अचानक कबीर को वहां पर देखकर ऐना की आंखें बड़ी हो जाती है। यह क्या है कबीर, इस गाड़ी में? तो फिर उन गाड़ियों में कौन है? क्या वो लोग कबीर के आदमी नहीं है? ऐना सोच में पड़ गई तो कबीर एक बार फिर से चिल्लाकर बोला, आयु मैंने कहा गाड़ी में बैठो जल्दी। ऐना बिना देर किए फटाफट गाड़ी में बैठ जाती है और कबीर गाड़ी को एकदम से गोल घुमा लेता है और गाड़ियों की तरफ अपनी गाड़ी का चेहरा करके उनसे स्पीड से ज्यादा भागता है, उनसे ज्यादा स्पीड से भागता है और लगातार गाड़ियों पर फायरिंग करता है। गाड़ियां भी उस पर फायरिंग कर रही थी, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए फायरिंग का कबीर की गाड़ी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उन गाड़ियों को हैंडल करने के बाद कबीर अपनी गाड़ी को बंगले की तरफ बढ़ा लेता है। ऐना अपने कानों पर हाथ रखकर सीट के नीचे छुपी हुई थी, क्योंकि बाहर बहुत जबरदस्त गोलियों की आवाज चल रही थी जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कुछ भी सोचने समझने की हिम्मत में नहीं थी। धीरे धीरे आवाजें खत्म हो जाती है। कबीर की गाड़ी जल्द ही बंगले के अंदर एंट्री करती है और बंगले के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसके बाद फुल ऑन सिक्योरिटी अलर्ट हो जाता है। अंदर पहुंचकर कबीर गुस्से से गाड़ी से उतरता है। गौतम भागकर कबीर के पास आता है। कबीर गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलकर ऐना का हाथ पकड़कर उसे भी गाड़ी से बाहर निकालता है। ऐना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यह सब कुछ अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया। उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। ऐना को खींचता हुआ कबीर वहां से बंगले में ले जाने लगता है। वह काफी गुस्से में लग रहा था, वह गुस्से में बहुत ज्यादा उबल रहा था। अंदर लाने के बाद कबीर ऐना को जोर से धक्का देकर उसके हाथ को छोड़ देता है। ऐना सोफे पर जाकर गिरती है। तभी कबीर चिल्लाकर बहुत गुस्से और डार्क आवाज में कहता है,
क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर जाने की? मना किया था ना कि बाहर नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अलीशा और नम्रता सीढ़ियों पर खड़े हुए यह सब देख रहे थे। वह दोनों भी काफी ज्यादा परेशान और घबराई हुई लग रही थी। ऐना पलटकर कबीर की तरफ देखती है। गौतम कबीर के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर कबीर का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था। वो गौतम का हाथ को झटक देता है। कबीर ऐना के पास पहुंचकर उसके बालों को कस के मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मैंने पिछली बार तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर इस घर से बाहर निकली एक भी कदम तो तुम नहीं बचोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की? बताओ मुझे, क्यों गई बाहर? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बाहर क्यों गई? बताओ मुझे। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।